नमस्कार दोस्तों, आज कहानी बहुत रस भरी कहानी है। कैसे अपने नौकर के घर मेरे बुलाकर उसके साथ पूरी रात खेलम पैलम के खेल खेलती और सुबह मैं हीरा लाल की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी आज से 5 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं ब्याह करके हीरा लाल के घर में आई थी तब पहली बार मेरी नजर घर के नौकर रोहन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण रोहन के प्रति हो गया था, मगर मैं तो हीरा लाल की बीवी थी इसलिए उसके खुटे से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 30वां पड़ाव चल रहा है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी परवीन से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। मेरी सास झगड़ालू थी। हरदम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था। मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा जब एक कार वाला परवीन को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी हुए 6 महीने भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की जरूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे डायन बता दिया। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 12 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है लेकिन कल वे नहीं। मैं पन्ना लाल की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी आज से 5 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं ब्याह करके पन्ना लाल के घर में आई थी तब पहली बार मेरी नजर मोहन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण मोहन के प्रति हो गया था, मगर मैं तो पन्ना लाल की बीवी थी इसलिए उसके खुटे से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 33वां पड़ाव चल रहा है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी भरत से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। मेरी सास झगड़ालू थी। हरदम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था। मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा जब एक कार वाला भरत को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी हुए 10 महीने भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की जरूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे डायन बता दिया। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 12 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द मुझे हरदम कचोटता रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि मैं माँ बाप से अलग रहूं, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे थे। कई वैसी मर्दों की निगाह अब भी मुझ पर गड़ी रहती है। माँ और बाबूजी भी मुझे देखकर चिंतित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचती थी। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि मेरी दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी का कसमकस में समाज के कुछ ठेकेदार हीरा लाल का रिश्ता लेकर मेरे बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि हीरा लाल बहुत पैसे वाला है।
उसका भाई गोपाल सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 25 साल पहले ही घर की जायजा को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि हीरा लाल 55 साल के ऊपर हैं। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा? तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है, हीरा लाल के साथ मैं खुश रहूंगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि हीरा लाल नदी किनारे खड़ा हुआ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर मैं विधवा की विधवा रह जाऊंगी। तब समाज के ठेकेदार ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने मुझसे पूछा था, सुमन तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता और मेरे लिए? हाँ सुमन, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझा हुए मैं बोली थी। हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम ये लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काट लूंगी बाबूजी। मैंने जब यह बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब मैं खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो हीरा लाल के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब मैं भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता ना करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर हीरा लाल के साथ मेरी बेमेल शादी हो गई। मैं हीरा लाल के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर रोहन 20 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहां अधेड़ औरत थी। जब हीरा लाल के साथ मैं हम बिस्तर होती थी तो वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। भरत के साथ जो रातें गुजारी थी, हीरा लाल के साथ वैसा मजा नहीं मिलता था। हीरा लाल ने कई बार मुझसे कहा था, सुमन तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आश रखता हूँ, तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, मैं अपनी बात रखते हुए बोली। मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे रुकते देख हीरा लाल ने पूछा। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में खत्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। हीरा लाल की आंखों का इशारा मैं समझ गई। तब मैंने नौकर रोहन से बातचीत करना शुरू किया। मैं उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी मैं अपना पल्लू गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटी को जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। रोहन ने कहा, मेम साहब आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती है? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है। मैं मुस्कुरा कर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने बीच में ही उसकी बात काट के मैं बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर रोहन पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आओ देखा ना ताओ मुझको दबोच लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, मेरी सह पाकर जब भी मौका मिलता हम दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि मेरा जोश शांत होने लगा था और एक दिन मैं पेट से हो गई।
हीरा लाल बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब हीरा लाल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता मैं अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती। एक दिन मैं बाजार गई थी। मैं एक दुकान में जा रही थी, तभी उधर से दो औरतें मुझको देखकर आपस में कानाफूसी करने लगी। इसकी गोद में जो बच्चा है वह हीरा लाल का नहीं बल्कि उनके नौकर रोहन का है। पहली औरत ने कहा, अरे हीरा लाल की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है, इस औरत ने कैसे कर ली शादी। सुना है यह औरत विधवा थी। पहली वाली औरत ने कहा, विधवा थी तो क्या हुआ, अरे उम्र देखकर तो शादी करती। अरे इसने हीरा लाल को देखकर शादी नहीं की, फिर क्या देखकर शादी की, उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात मैं सुन ना सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी यह दोनों औरतें सीढ़ियां उतर रही थी। मुझे देखकर यह बात कही तब मैं रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर ना जाते हुए मैं उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर, मैंने अनसुना करते हुए